गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप शिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। मेरे बच्चों, जितने भी बच्चे आप लोग इस लाइव सेशन में जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास, जहाँ पर हम पढ़ रहे थे भारत के पठार यानी कि प्लेट्यू। मेरे बच्चों, हम छोटा नागपुर का पठार पढ़ चुके हैं, दक्कन का पठार पढ़ चुके हैं, मेघालय का पठार पढ़ चुके हैं। तो 2-3 पठार और अपने पेंडिंग है। उन पठारों को और हम बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को एक पठार याद रखना है, मालवा का पठार। मालवा का पठार हम बात करें मालवा के पठार की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका जो विस्तार है बेटा, वो कहां से लेकर कहां तक है। तो मालवा का जो पठार है, इसका विस्तार अरावली श्रेणी और विंध्याचल श्रेणी, मैंने आपको अरावली श्रेणी पढ़ाई और अरावली श्रेणी के साथ साथ मैंने आपको विंध्याचल श्रेणी पढ़ाई। तो अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच बच्चों ये पठार आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। मुख्य रूप से हम बात करें तो ये कौन से राज्य के अंदर फैला हुआ है, तो मुख्य रूप से इसका विस्तार आप लोगों को मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बच्चों, हम बात करें तो इस पठार में बहने वाली जो मुख्य नदियां होंगी, वो कौन कौन सी होंगी। तो बेटा, इस पठार की जो मुख्य नदियां होंगी वो बेतवा, चंबल और पार्वती होगी। चंबल नदी आप लोगों ने पढ़ी होगी, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। चंबल नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी और एक आप लोगों को ध्यान रखनी है, पार्वती नदी। पार्वती नदी, ठीक है। मालवा के पठार के बाद आपको याद रखना है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का जो पठार है बेटा, ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मेवाड़ का पठार। आपसे कोई पूछ ले कि मेवाड़ के पठार का जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है, तो आप लोगों को बोलना है राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। इसका जो विस्तार है बेटा, वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये फैला हुआ पठार है, जिसको हम बोल रहे हैं मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार, ठीक है। यहां पर हम बात करें तो कौन सी मेन रिवर होगी, मुख्य नदी कौन सी होगी बच्चों? मेवाड़ के पठार की जो मुख्य नदी होगी वो होगी आपकी बनास नदी। यहां से निकलने वाली मुख्य जो नदी होगी वो होगी बनास। तो बनास नदी इस पठार के अंदर बहती है और बनास नदी जो है एक ऐसी नदी है जो राजस्थान में ही अपना संपूर्ण कालचक्र पूरा करती है, ठीक है बच्चों। यदि हम इस पठार की एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो अरावली श्रेणी और मालवा के पठार के बीच का ये पठार है। अरावली श्रेणी व मालवा के पठार के बीच में बेटा ये स्थित है। मालवा के पठार के मध्य, मालवा का पठार अभी हमने पढ़ा है, अरावली और विंध्याचल श्रेणी के बीच में जो फैला हुआ पठार है उसी को हम बोलते हैं मालवा का पठार। और अरावली रेंज और मालवा के पठार के बीच का पठार है मेवाड़ का पठार, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। बच्चों, बनास नदी इसकी महत्वपूर्ण नदी है,
ठीक है ना। बेटा तुम पढ़ते रहो यार, ठीक है। एक दो बच्चा जो है ना वो फालतू की बकवासबाजी करता है, तो तुम लोगों को बस इग्नोर ही फिर करना पड़ेगा, जो भी ये फालतू की बकवासबाजी करते हैं। फिर सर सिलेबस कराओ। बेटा ये क्या हो रहा है, ये नाच गान थोड़ी हो रहा है, कोई कथक थोड़ी कर रहा हूं मैं, है भाई। तो कोई कथक थोड़ी कर रहा हूं यार। तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो बेटा इस समय का यूटिलाइज कहीं और कर लो तुम, ठीक है। तो एक दो बच्चा जो है ना, अब दोबारा मेरा रिप्लाई नहीं आएगा तेरे को जब तक बैच चलेगा। सिलेबस ही तो करवा रहा हूं, यहां कौन सा मैं नृत्य कर रहा हूं। ये कहाँ आएगा, ये शादी में थोड़ी पूछा जाएगा, पेपर में ही पूछा जाएगा बेटा कि भाई बुंदेलखंड का पठार है, कैसा पठार है, तुम बोलोगे ये सबसे प्राचीनतम पठार है। कैसा पठार है बेटा, ये प्राचीनतम पठार है। ठीक है ना। याद रखोगे बच्चों। प्राचीनतम पठार के साथ साथ ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर ये फैला हुआ है। बेटा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ ये बुंदेलखंड का जो पठार है, यहां पर ग्रेनाइट चट्टानें आप लोगों को मिलेंगी। कौन सी चट्टानें मिलेंगी यहां, ग्रेनाइट चट्टानें। और ग्रेनाइट जो चट्टानें हैं बेटा, ये किस प्रकार की चट्टानें हैं, इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टानें। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडा होकर जमने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें इग्नियस चट्टान बोलते हैं। और ग्रेनाइट एक प्रकार की इग्नियस रॉक है। और ग्रेनाइट जो रॉक है बच्चों, वो बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती हैं। बेटा ये ग्रेनाइट जो चट्टानें हैं ना, इनके टूटने से कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा, यहां लाल मिट्टी का। ठीक है, तो यहां पर आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो पठार है उसका नाम आपको याद रखना है, काठियावाड़ का पठार। बेटा काठियावाड़ का जो पठार है ये फैला हुआ है गुजरात राज्य के अंदर। कौन से राज्य के अंदर फैला हुआ है, ये गुजरात राज्य के अंदर। और काठियावाड़ का जो पठार है बच्चों, इस पठार के अंदर जो पहाड़ी है वो गिरनार पहाड़ी है। और गिरनार पहाड़ी मैंने आपको बताया था कि ये हाउस है किसका बच्चों, एशियाई शेरों का। ठीक है, तो गिरनार पहाड़ी काठियावाड़ पठार का ही क्या होगी, पार्ट होगी। इसके अलावा एक आपको पठार यहां पर याद रखना है, कोरोमंडल पठार। इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल पठार। तो कोरोमंडल जो है बेटा वो तमिलनाडु राज्य के अंदर फैला हुआ पठार है। कौन से राज्य में फैला हुआ है ये, तमिलनाडु राज्य के अंदर ये फैला हुआ है कोरोमंडल पठार। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे हमारा सबसे लास्ट पार्ट जो होगा फिजिकल फीचर का। उसके बाद एक नया चैप्टर अपना शुरू होगा। बच्चों सबसे लास्ट पार्ट है हमारा, पांचवा पार्ट है, जिसका नाम होगा कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ग्रुप। कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ग्रुप, यानी कि इसे हम बोलेंगे तटीय मैदान व द्वीप समूह। तटीय मैदान व द्वीप समूह। मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है कोस्टल प्लेन, तो आप बोलेंगे भाई कि जल के साथ लगता जो मैदान होगा, क्योंकि जल के साथ लगता जो हिस्सा है उसी को हम कोस्ट बोलते हैं, तट बोलते हैं।
और बच्चों जल के साथ लगते जो मैदान होंगे उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, कोस्टल मैदान बोल देंगे। ठीक है, हम भारत के मैप को देखें, बच्चों हम बात करें तो अपने राइट हैंड साइड में कौन सी खाड़ी है, राइट हैंड साइड के अंदर जो खाड़ी है बेटा उसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। इसको हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में जो जल है उसे हम क्या बोलते हैं, अरब सागर। क्या बोलते हैं, अरब सागर बोलते हैं। बेटा हम बात करें तो यहां पर जो खाड़ी है, इस खाड़ी को हम बोलते हैं कच्छ खाड़ी। कौन सी खाड़ी बोलते हैं इसे, कच्छ खाड़ी बोलते हैं, कच्छ खाड़ी। ठीक है, और यहां पर जो खाड़ी है इसे कहा जाता है खंबात खाड़ी। इसे कौन सी खाड़ी कहा जाता है, खंबात खाड़ी। ठीक है, और ये जल के साथ लगता जो क्षेत्र होगा आपका, बेटा जल के साथ लगते हुए इस क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, तटीय मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तटीय मैदान बोलते हैं। ठीक है, कि सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा, बेटा सिलेबस भी कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट करवाने पे तो लगा हुआ हूं यार, मेरे से भी रहा नहीं जाता तुम्हारे अनावश्यक क्वेश्चन का जवाब देने से। ठीक है, हम बात करें तो कच्छ खाड़ी से लेके ये जो खंबात की खाड़ी है, इस कच्छ खाड़ी से लेके बेटा खंबात की खाड़ी तक का जो तट होगा इसे हम बोलते हैं कौन सा तट है, इसे हम बोलते हैं काठियावाड़ तट। इसे कौन सा तट कहा जाता है, काठियावाड़। इसको हम काठियावाड़ भी बोल देते हैं, या बेटा इसे गुजरात तट भी बोलते हैं। तो गुजरात का तट ही, गुजरात कोस्ट ही क्या कहलाता है, काठियावाड़। अभी हमने काठियावाड़ का पठार भी पढ़ा है ना, अभी हमने काठियावाड़ का पठार भी पढ़ा है ना। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं तो यहां पर आपका स्टेट आता है गोवा, और यहां पर हम मान लेते हैं दमन। क्या मान लेते हैं, दमन। तो बेटा दमन से लेके गोवा तक, दमन से लेके गोवा तक का जो तट होगा उसे हम किस नाम से पुकारेंगे, उसे हम पुकारेंगे कोंकण तट के नाम से। तो ये वाला जो आपका तट होगा इसे हम क्या बोल देंगे, कोंकण तट। इसे हम क्या बोल देंगे बेटा, कोंकण तट। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा काठियावाड़ का जो तट है वो कौन सी दो खाड़ियों के बीच स्थित है। आप बोलेंगे कच्छ खाड़ी और खंबात की खाड़ी। या आपसे पूछा जाएगा गुजरात का तट किस नाम से जाना जाता है, आप बोलेंगे काठियावाड़ का तट। या आपसे पूछ लेगा कच्छ खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच का तट किस नाम से जाना जाता है, गुजरात तट या काठियावाड़ तट। आपसे पूछ लेगा कि काठियावाड़ तट के दक्षिण में कौन सा तट है, तो नीचे की तरफ बच्चों दक्षिण आएगा तो हम बोल देंगे कोंकण तट। कोंकण तट के उत्तर में कौन सा तट है, आप बोल देंगे काठियावाड़ तट। कोंकण तट का विस्तार बच्चों किस और किसके बीच में है, तो तुम बोल दोगे दमन और गोवा। तो दमन और गोवा के बीच का जो तट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कोंकण कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, यहां पर आ जाता है मैंगलोर, या इसको हम बोलते हैं न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर कहाँ है, कर्नाटक के अंदर। तो आपसे कोई पूछ ले कि गोवा से लेके न्यू मैंगलोर तक का जो तट है उसे हम किस नाम से पुकारते हैं, तो आपको बोलना है उसका नाम है कन्नड़ तट। बेटा इसे क्या बोलते हैं, इसे हम कन्नड़ तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम कन्नड़ तट बोलते हैं। ठीक है ना, हम बात करेंगे तो यहां पर
नीचे की तरफ बच्चों क्या है, यहां पर है कन्याकुमारी। यह मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जिसका नाम केप केमोरिन है। बेटा न्यू मैंगलोर से लेके, या हम मैंगलोर भी बोल सकते हैं, जो कर्नाटक का हिस्सा है, तो याद रखेंगे मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक का जो ये तट होगा बच्चों, इसे हम बोलेंगे मालाबार तट। क्या बोल देंगे इसको? इसको हम बोल देंगे मालाबार। क्या बोल देंगे? मालाबार तट। बेटा ये जो मालाबार तट है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपको ध्यान रखना है कि मालाबार जो तट है, इसका ज्यादातर हिस्सा बच्चों कौन से राज्य में स्थित है? ये जो मालाबार तट हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम मालाबार क्यों है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इस तट को क्रॉस करते हुए बहुत सारी नदियां बच्चों अरब सागर में गिरने का काम करती हैं। और जब हम उन नदियों को ऊपर से देखते हैं तो उन नदियों की एक माला सी बनती हुई नजर आती है, और माला सी बनती हुई नजर आने के चलते इसका नाम मालाबार कोस्ट पड़ा है। तो बेटा मालाबार जो कोस्ट होगा वो कौन से राज्य का होगा? केरल राज्य का। तो केरल राज्य के तट को हम बोलते हैं मालाबार तट। गुजरात राज्य के तट को बोलते हैं काठियावाड़ तट। ठीक है। दमन से लेके गोवा तक कोंकण तट होगा। गोवा से लेके मैंगलोर तक कन्नड़ तट होगा, जिसको कर्नाटक तट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कर्नाटक तट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। हम बात करें तो ये मालाबार तट जो है, ये किसके लिए फेमस है? ये मालाबार तट फेमस है एक तो मानसून के लिए। मानसून की जो पहली बारिश है बच्चों, वो कौन से तट पे होती है? तो गर्मियों के मानसून की पहली वर्षा बच्चों इसी मालाबार तट के ऊपर होती है। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गर्मियों के मानसून की पहली बारिश कहाँ होगी? इस मालाबार तट के ऊपर होगी। बेटा इस मालाबार तट के ऊपर क्या पाए जाते हैं? कयाल पाए जाते हैं। तो कयालों की संख्या सबसे ज्यादा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कयाल क्या होता है बच्चों। समुद्र के खारे पानी से बनी झील, समुद्र के खारे पानी से बना छोटा जो तालाब होगा, या समुद्र के खारे पानी से बनी छोटी झील, इन झीलों का जो ग्रुप होगा उसी को हम कयाल बोलते हैं। समुद्र के खारे पानी से बनी हुई झील को हम लैगून बोलते हैं बेटा, और लैगूनों का जो समूह होगा उसी को हम कयाल बोलेंगे। जैसे चिल्का झील हम क्या पढ़ते हैं? सबसे बड़ा लैगून पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लैगून। तो आपसे कोई पूछ ले कि लैगून का जो ग्रुप होगा, लैगून का जो समूह होगा, उसे हम किस नाम से पुकारते हैं? तो लैगूनों का समूह बेटा कयाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कयाल कहलाता है। समझ में आई बात? और ये आपको कयाल सबसे ज्यादा कौन से तट पे देखने को मिलेंगे? मालाबार तट के ऊपर देखने को मिलेंगे। कौन से तट पे? मालाबार तट के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। याद रखोगे? यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट थम्स अप कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा, ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक ऐसे ही आप लोगों को हरस वालिया बेटा तेरे को नहीं पता है। ठीक है। ये टॉपिक वाइज ही है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोस्टल प्लेन पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का। ठीक है। और फालतू बोलने की जरूरत नहीं है भाई। जो भी एक दो बच्चा बकवास कर रहा है, एक बार जो भी टेक्निकल टीम है इसको परमानेंट ब्लॉक किया जाए। जब आपको पता ही नहीं है कि पेपर कैसे क्रैक किया जाएगा, जब आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस कैसे पढ़ा जाता है, और जो आपको बता रहा है आप उसको नहीं मानकर अपने दिमाग से कुछ करना चाहते हैं, तो बेटा आपको पता होना चाहिए ना कि ये कहाँ पढ़ाया जाता है। ये नागालैंड में थोड़ी पढ़ाया जाएगा, ना युगांडा में पढ़ाया जाएगा, ना ऑस्ट्रेलिया में। ये प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है कोस्टल प्लेन। ठीक है ना। तो कोस्टल प्लेन जो है ना, ये पेनिनसुलर इंडिया में ही पढ़ाए जाते हैं।
चलेगा, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा, ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट होगा, ईस्टर्न कोस्ट होगा ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बेटा हम बात करें तो यहां से एक नदी अपना पानी गिराती है, यहां से एक नदी अपना पानी गिराएगी बंगाल की खाड़ी के अंदर, और इस नदी के द्वारा यहां पर बच्चों जो सेडिमेंट जमा किए जाएंगे, तो उन सेडिमेंट के ट्रायंगुलर शेप में त्रिभुजाकार आकृति में जमा होने को हम बोलते हैं डेल्टा। तो बेटा ये जो क्षेत्र होगा इसे हम बोलेंगे कृष्णा नदी डेल्टा। क्या बोल देंगे इसे हम? कृष्णा नदी डेल्टा बोल देंगे। ठीक है, यदि ये कृष्णा नदी डेल्टा है तो ठीक इसके ऊपर एक और नदी मेरे दोस्त ऐसे ही पानी गिराएगी, और पानी गिराने से पहले समुद्र के साथ लगते ही इस क्षेत्र में सारा का सारा सेडिमेंट जमा करेगी। बेटा इसको बोलेंगे गोदावरी नदी डेल्टा। कौन सा डेल्टा होगा ये? गोदावरी नदी डेल्टा होगा। तो एक कृष्णा नदी डेल्टा है बेटा, एक गोदावरी नदी डेल्टा है, और ये है आपका कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी से लेके यदि मैं चर्चा करूं, कन्याकुमारी से लेके यदि मैं चर्चा करूं बच्चों कृष्णा नदी डेल्टा तक की, तो इस तट को हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो ये वाला जो तट होगा, इसको कहा जाता है कोरोमंडल। कोरोमंडल तट। बेटा कोरोमंडल तट का सबसे ज्यादा विस्तार कौन से राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि तमिलनाडु राज्य के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि जाड़े के दिनों में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो कौन से तट पे होती है? तो बेटा जाड़े के दिनों में, या हम बात करें लौटते हुए मानसून से, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून, तो लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा बारिश बच्चों इसी कोरोमंडल तट के ऊपर होती है। ठीक है ना? ऐसे ही आएगा हिंदी के अंदर कि जाड़े के दिनों में या विंटर सीजन के अंदर, सर्दियों के मौसम में बच्चों जो बारिश होती है भारत के अंदर, वो कौन से तट पे सबसे ज्यादा होती है? आप बोलेंगे वो कोरोमंडल तट के ऊपर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, बेटा हम बात करें कृष्णा नदी डेल्टा से लेके गोदावरी नदी डेल्टा तक के बीच का जो तट होगा, इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे पुकारा जाता है आंध्रा तट के नाम से। आंध्रा तट बोल देते हैं, या इसे काकीनाडा तट बोल देते हैं। आंध्रा तट बोल देते हैं या काकीनाडा तट। ठीक है, तो कृष्णा नदी डेल्टा से लेके गोदावरी नदी डेल्टा के बीच का जो ये क्षेत्र होता है, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। यहाँ धान की खेती बड़े स्तर पे होती है, और इन दोनों नदियों के डेल्टा के बीच वाला ये क्षेत्र जो चावल के उत्पादन के लिए फेमस है बच्चों, इसको हम राइस बाउल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इसे दान का कटोरा भी कहा जाता है। तो साउथ के अंदर दान का कटोरा किसे बोलेंगे? जो कृष्णा नदी डेल्टा और गोदावरी नदी डेल्टा के बीच का जो क्षेत्र है, और इन दोनों के बीच का समुद्र के साथ लगता, बंगाल की खाड़ी के साथ लगता जो ये क्षेत्र होगा, इसको हम आंध्रा तट बोल देंगे या काकीनाडा तट बोल देंगे। गोदावरी नदी से लेके मेरे दोस्त हम ऊपर बात करें तो यहां से एक और नदी आपको ध्यान रखनी है, जिसको हम बोलेंगे गंगा नदी डेल्टा। गंगा नदी डेल्टा। बेटा ये ऊपर वाला जो भाग होगा, इसको हम बोलते हैं उत्कल तट। इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट।
ठीक है। और ये सारे के सारे जो तटीय मैदान हैं इनके नाम मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। ठीक है। बेटा एक तो याद रखेंगे उत्तरी सरकार तट, एक याद रखेंगे ये आपका काकीनाडा तट, काकीनाडा तट, एक तट याद रखेंगे आप कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट। और बाकी के जो तट हैं वो मैंने आपको बताए, एक काठियावाड़ तट आपको याद रखना है, एक कोंकण तट याद रखना है बेटा, एक कन्नड़ तट याद रखना है, और एक आपका है ये मालाबार तट। ठीक है, तो 4 तट याद रखने हैं पश्चिम में, 3 तट याद रखने हैं पूर्व में। टोटल मेरे दोस्त कोस्टल प्लेन को इन 7 तटों के अंदर डिवाइड किया जाता है, इन 7 तटों के अंदर बांटा जाता है। ठीक है ना। तो बेटा ये अपना कंप्लीट हुआ तटीय मैदान। ठीक है, अब हम बात करेंगे आइलैंड ग्रुप की। हेडिंग डालिएगा फटाफट। आइलैंड ग्रुप यानी कि द्वीप समूह। आपसे कोई पूछ ले कि क्या होता है आइलैंड, तो आप लोग बता दोगे कि जल के बीचों बीच ऊपर की तरफ उभरा हुआ भाग मेरे दोस्त क्या कहलाता है, आपका आइलैंड कहलाता है। यानी कि आप किसी भी जल को देखते हो और जल के बीचों बीच आप एक मेरे दोस्त स्थल भाग देखते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, टापू बोलते हैं, या बेटा आइलैंड बोलते हैं। या हम बोल देंगे हिंदी के अंदर इसकी डेफिनेशन, चारों ओर जल से घिरा हुआ स्थल भाग। चारों ओर जल से घिरा हुआ स्थल भाग। तो मेरे दोस्त एक ऐसा स्थल भाग जिसके चारों ओर आपको जल ही जल नजर आए, और ये स्थल भाग बच्चों कहीं पर भी हो सकता है, आपके गांव के तालाब में भी हो सकता है, झील में भी हो सकता है, नदी में भी हो सकता है, नहर में भी हो सकता है, सागर में भी हो सकता है, खाड़ी में भी हो सकता है, महासागर में भी हो सकता है। तो ये जमीन का टुकड़ा बच्चों जल के किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन यदि ये जमीन का टुकड़ा जल के बीचों बीच ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, इस जमीन के टुकड़े के चारों ओर बच्चों जल ही जल आपको नजर आ रहा है, तो ऐसा जमीन का टुकड़ा जो है वो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है, टापू कहलाता है। बेटा मैं आपसे पूछूं कि भारत के अंदर वर्तमान में कुल कितने द्वीप हैं। हम बात करें तो इन द्वीपों का जो निर्माण होता है बच्चों वो किस टाइप से होता है। इन द्वीपों का जो निर्माण होता है ना वो कई तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, वोल्केनिज्म से भी इनका निर्माण हो सकता है। किससे निर्माण हो सकता है, वोल्केनिज्म से भी। ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, अंडमान निकोबार के हम द्वीप पढ़ेंगे जो ज्वालामुखी क्रिया से बने होंगे। बेटा इनका जो निर्माण है वो कोरल से भी हो सकता है, यानी कि परवालों से भी इनका निर्माण हो सकता है। ठीक है, परवालों से भी बेटा इनका निर्माण हो सकता है। ठीक है ना। इनका निर्माण अवसादों से भी हो सकता है, सेडिमेंट से भी हो सकता है, यानी कि अवसादों से भी बच्चों द्वीपों का निर्माण हो सकता है। द्वीप आपके प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि भारत के अंदर द्वीपों की कुल संख्या कितनी है बेटा। टोटल आइलैंड भारत में कुल द्वीप कितने हैं, तो कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि भारत के अंदर द्वीपों की कुल संख्या इतनी है। भारत में द्वीपों की बच्चों कुल संख्या कितनी होगी। कोरल क्या होता है, कोरल एक समुद्री जीव होता है, अभी मैं बात करूंगा।
ठीक है। कोरल जिसे मूंगा बोलते हैं, आपने मूंगा चट्टान पढ़ी होगी, ठीक है ना, जल के अंदर पाई जाती है मूंगा चट्टानें। तो बेटा हम बात करें तो कोरल एक समुद्री जीव होता है, ये सिलेंट्रेटा कैटेगरी का जीव होता है, कम गहराई वाले समुद्रों के अंदर ये पाया जाता है, और इसके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़ा जाता है उसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट की खोल से ही मेरे दोस्त ये क्या है, तैयार होता है द्वीप, इसीलिए इसे हम बोलते हैं कोरल आइलैंड। क्या बोलते हैं? कोरल आइलैंड। बहुत बढ़िया, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया है, ठीक है ना, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया है जब मैंने आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं। तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ जो आइलैंड है वो 1382 हैं। कितने हैं? 1382, 1382। और ये मैं आपको 2025 के आंकड़े के आधार पे बता रहा हूं। इस डेटा के आधार पे मैं चर्चा कर रहा हूं कि भाई 1382 जो है भारत के अंदर क्या है, आइलैंड है, ठीक है ना। बच्चों हम बात करें तो ये 1382 जो आइलैंड है इनको हमने दो ग्रुपों में बांट दिया। आइलैंड ग्रुप जो होंगे बेटा वो कितने होंगे? दो होंगे। आइलैंड 1382 है लेकिन आइलैंड ग्रुप कितने होंगे? दो होंगे। और उन दो में एक का नाम होगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक का नाम होगा बेटा लक्षद्वीप समूह। तो मैं आपसे पूछूं कि आइलैंड कितने हैं तो आप बोलेंगे 1382, लेकिन मैं आपसे पूछूं आइलैंड ग्रुप कितने हैं तो आप बोलेंगे बेटा आइलैंड ग्रुप दो हैं। कितने हैं आइलैंड ग्रुप? भारत के अंदर आइलैंड ग्रुप कितने हैं बेटा? दो हैं। और उन दो में एक का नाम है अंडमान निकोबार और एक का नाम क्या है? लक्षद्वीप है, ठीक है बेटा। अंडमान निकोबार जो आइलैंड ग्रुप होगा इसके सारे आइलैंड कौन सी खाड़ी के अंदर होंगे? बंगाल की खाड़ी के अंदर। राइट हैंड साइड में भारत के जो खाड़ी है, जो पानी आपको नजर आएगा बच्चों, वो हिंद महासागर की कौन सी खाड़ी होगी? बंगाल की खाड़ी। और लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों जो आपको पानी नजर आएगा वो हिंद महासागर का कौन सा सागर होगा? अरेबियन सागर होगा। अरब सागर के सारे द्वीपों का एक ग्रुप लक्षद्वीप समूह कहलाएगा, और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों का एक ग्रुप क्या कहलाएगा? अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप कहलाएगा। ठीक है ना, यहां तक बातें क्लियर हुई? चलेगा। अब बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। हेडिंग डालिएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप। अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक बार बेसिक बेसिक बातें पढ़ लेते हैं, फिर इसके सारे के सारे द्वीप मैं आप लोगों को बच्चों बताऊंगा, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आप सभी को ये पता होगा ना कि अंडमान निकोबार जो है एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, बिल्कुल एक यूनियन टेरिटरी है बेटा। अंडमान निकोबार जो है ना ये क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। और ये जो अंडमान हम पढ़ रहे हैं और निकोबार हम पढ़ रहे हैं, तो बच्चों ये अंडमान और निकोबार कौन सी भाषा के शब्द हैं? तो आपको पता होना चाहिए ये मलयालम भाषा के शब्द हैं। मलयालम जो भाषा है वो कौन से राज्य में बोली जाती है? मलयालम जो भाषा है वो केरल राज्य में बोली जाती है। तो आपसे कोई पूछ ले कि ये कौन सी भाषा के शब्द हैं दोनों के दोनों, तो बेटा ये मलयालम वर्ड है। और मलयालम भाषा के शब्द अंडमान का मतलब होता है बेटा हनुमान। क्या होता है? हनुमान। और निकोबार का मतलब क्या होता है? निकोबार का मतलब होता है नगन लोगों की भूमि।
तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई अंडमान का मतलब क्या होगा, तो सारे के सारे बच्चों को बोल देना है कि अंडमान का मतलब होगा हंदुमान, हंदुमान या बेटा हनुमान, बजरंगबली हनुमान। ठीक है। और बात करें तो निकोबार का मतलब होगा नगन लोगों की भूमि। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नगन लोगों की भूमि हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अंडमान निकोबार जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, इस केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपको बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, इस केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये जो अंडमान निकोबार हम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पढ़ रहे हैं बेटा, इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, और ये जो पोर्ट ब्लेयर है ना, यहां पर एक तो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा जिसका नाम है वीर सावरकर, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपसे कोई पूछ ले कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो आप बोलेंगे वो पोर्ट ब्लेयर में है। और बेटा पोर्ट का मतलब क्या होता है, बंदरगाह। पोर्ट का मतलब ही जब बंदरगाह होता है तो बच्चों ये द्वीपों की सबसे बड़ी बंदरगाह है। 1382 द्वीपों में जहां पर भी बंदरगाह है, पोर्ट है, तो लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडियन आइलैंड इसे बोलेंगे, द्वीपों की सबसे बड़ी बंदरगाह, लार्जेस्ट पोर्ट है मेरे दोस्त ये। ठीक है ना, समझ में आई बात। अंडमान निकोबार में इंसान रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं बेटा। अंडमान निकोबार के 572 द्वीपों में से 36 द्वीपों के ऊपर मानव निवास करता है। ठीक है, हम बात करें पोर्ट ब्लेयर की, तो बेटा पोर्ट ब्लेयर के अंदर एक जेल है जिसको बोलते हैं सेलुलर जेल। और पोर्ट ब्लेयर की जो ये सेलुलर जेल जहां पर वीर सावरकर ने अपना बहुत सारा समय बिताने का काम किया, बच्चों इसी जेल को हम काला पानी की संज्ञा देते हैं। सफेद पानी हमने सियाचिन को बोला था, तो काला पानी की संज्ञा हम किसे देंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, काला पानी की संज्ञा हम देंगे सेलुलर जेल को। ठीक है, याद रखेंगे। एक बार फटाफट बताइएगा यहां तक सारी की सारी बातें क्लियर है, तो बेटा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, थम्स अप करेंगे सारे के सारे बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है कि जो ये पोर्ट ब्लेयर हम पढ़ रहे हैं बेटा, अब इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, ये जो राजधानी है ना पोर्ट ब्लेयर, अब इसका नाम बदल दिया गया है, और इसका नया नाम जो कर दिया गया है वो श्री विजयपुरम कर दिया गया है। श्री विजयपुरम बच्चों पोर्ट ब्लेयर का नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इसका नया नाम है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सफेद पानी किसको बोलते हैं बेटा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। देखिएगा मैं इंग्लिश में आपको साथ के साथ बता के चल रहा हूं। तो केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, राजधानी का मतलब कैपिटल होता है बेटा। ठीक है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसे बोलेंगे। द्वीपों की सबसे बड़ी बंदरगाह का मतलब है लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडियंस आइलैंड। ठीक है, तो भारत के द्वीपों की सबसे बड़ी बंदरगाह है। बच्चों यहां पर जो सेलुलर जेल है, जेल खुद ही इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसे कारागार बोलते हैं। ठीक है, तो यहां का जो सेलुलर जेल है उसको काला पानी की संज्ञा दी जाती है। काला पानी को इंग्लिश में काला पानी ही बोलेंगे, ब्लैक वाटर नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, तो काला पानी की संज्ञा इसे दी जाती है।
चलेगा, आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये जो अंडमान निकोबार है ना, आपसे कोई पूछ ले कि इसका जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है। अब अंडमान निकोबार के ऊपर भी बच्चों लोग रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। अब लोग रहते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो हाई कोर्ट है, अब यहां पर लोग रहते हैं तो उन लोगों के बीच भी लड़ाई झगड़ा होता होगा, तो बच्चों वो अपने केसों की सुनवाई के लिए कहां जाते हैं, कोलकाता हाई कोर्ट। तो अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, कोलकाता हाई कोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अंडमान निकोबार जो है ये सबसे लंबी तटीय रेखा, इसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है, सबसे लंबी तटीय रेखा है, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन हम बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे लंबी तटीय रेखा है किसकी, आपको ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार की। बच्चों अंडमान निकोबार पर जो कुल द्वीप हैं, उन कुल द्वीपों की संख्या यदि आपसे कोई पूछ ले, अंडमान निकोबार के कुल द्वीपों की संख्या, बेटा वो आपको बोलना है 572। कितने द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 36 द्वीपों के ऊपर मानव निवास करता है। तो बेटा मानव निवास जो करता है वो कितने द्वीपों के ऊपर करता है, 36 द्वीपों पर, ठीक है। अंडमान निकोबार के जो द्वीप होंगे उनको हम बोलेंगे निमज्जन द्वीप, यानी कि सब मर्जेंस आइलैंड इन्हें बोलेंगे, ठीक है। बच्चों निमज्जन या निमज्जन, निमज्जन का मतलब होता है जो डूबने की कगार पे हैं, जो डूबने की कगार पे हैं, ठीक है। निमज्जन का मतलब होता है डूबता हुआ। तो निमज्जन जिसे हम सबमर्जेंस आइलैंड बोलेंगे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार के जो द्वीप हैं वो किस प्रकार के द्वीप हैं, आप बोलेंगे वो समुद्र तल के आसपास हैं। और कोई भी जो समुद्र तल के आसपास होगा बच्चों, इसका मतलब वो डूबने के कगार पे हैं, ठीक है। वो कभी भी डूब सकते हैं। जैसे जैसे मेरे दोस्त खाड़ी के अंदर जल का स्तर बढ़ेगा, बंगाल की खाड़ी के अंदर जैसे जैसे जल का स्तर बढ़ेगा, तो समुद्र तल से ऊपर जाते ही जल, मेरे दोस्त आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे द्वीप जो हैं वो डूब जाएंगे। तो इस तरीके के द्वीप जो डूबने की कगार पे होते हैं उनको निमज्जन द्वीप बोलते हैं, सबमर्जेंस आइलैंड बोलते हैं। तो अंडमान निकोबार के जो अधिकतर द्वीप हैं वो किस टाइप के होंगे, वो इस टाइप के होंगे, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई। बेटा हम बात करते हैं अंडमान निकोबार जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी जो हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च जो चोटी होगी बेटा वो कौन सी होगी, वो होगी सैडल पीक, सैडल पीक। और सैडल पीक की जो हाइट है वो है 732 मीटर। तो 732 मीटर ऊंची सैडल पीक बच्चों द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और ये अंडमान निकोबार की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो सैडल पीक को एक तो हम बोल देंगे हाईएस्ट पीक ऑफ आइलैंड्स, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियंस आइलैंड, ठीक है। तो भारतीय द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। बेटा हम बात करें तो भारत के अंदर एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, और उसका नाम है बैरन। वो भी कहाँ है, वो भी अंडमान निकोबार पर है। हम बात करें तो यहां पर एक डोरमेंट वोल्केनो है, बच्चों उस डोरमेंट वोल्केनो का नाम है नारकोंडम।
एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? नारकोंडम। डोरमेंट का मतलब होता है बेटा प्रसुप्त, या हम समझने के लिए बोल सकते हैं अधमरा, या हम इसे बोल देते हैं सुसुप्त। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। क्या होता है? सक्रिय। ठीक है ना बच्चों? हम बात करेंगे, यहीं पर एक मड वोल्केनो भी है। मड का मतलब होता है कीचड़। तो भारत के अंदर एक मड वोल्केनो भी है, मड ज्वालामुखी भी है। और आपसे कोई पूछ ले कि भाई भारत के अंदर ये मड ज्वालामुखी कहाँ है, तो आपको बोलना है बारा टांग द्वीप के ऊपर। तो बेटा बारा तांग बोल सकते हो या बारा टांग बोल सकते हो। और बारा टांग आइलैंड भी किसका है? अंडमान निकोबार का ही आइलैंड है। मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है अंडमान निकोबार का? सबसे बड़ा जो द्वीप है, लार्जेस्ट आइलैंड, वो कौन सा होगा? कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम सर ये है? आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा ना। तो सबसे बड़ा जो आइलैंड है बेटा वो कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा जो आइलैंड होगा वो कौन सा होगा, फटाफट बताएगा। सबसे बड़ा जो आइलैंड होगा बच्चों वो होगा मिडल अंडमान। यानी कि मध्य अंडमान। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे वो है मध्य अंडमान। ठीक है। मिडल अंडमान बच्चों सबसे बड़ा होगा, मध्य अंडमान जो है वो सबसे बड़ा होगा। बेटा माजुली जो है ना वो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, उसको लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ वर्ल्ड बोलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा किसी नदी के बीच का स्थल भाग वो माजुली होगा, जो आसाम के अंदर है। और आसाम राज्य ने उसे जिला घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया था? जिला घोषित। ठीक है ना। बेटा आवाज नहीं आ रही है क्या? एक बार फटाफट बताओ यार, मेरे यहां तो बहुत अच्छे से आवाज आ रही है। ठीक है, एक बार फटाफट बताएगा। बच्चों हम बात करें सबसे बड़े के बाद, तो सबसे छोटा आइलैंड कौन सा होगा? सबसे छोटा आइलैंड, स्मॉलेस्ट आइलैंड कौन सा होगा? तो स्मॉलेस्ट आइलैंड फटाफट बता दीजिएगा, देखना चाहता हूं कौन बच्चा ये आंसर देगा। एक बार फटाफट बताइएगा, स्मॉलेस्ट आइलैंड कौन सा होगा बच्चों? सबसे छोटा जो द्वीप होगा वो कौन सा होगा? अंडमान निकोबार का सबसे छोटा द्वीप मेरे बच्चों फटाफट बताइएगा कौन सा होगा? बहुत बढ़िया भाई, जावा द्वीप होगा। ग्रेट निकोबार सबसे छोटा होगा। लिटिल सबसे छोटा होगा। बेटा नया क्वेश्चन बता रहा हूं, करल्यू आइलैंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा द्वीप? करल्यू द्वीप। ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि करल्यू नाम का जो आइलैंड है ना वो सबसे छोटा आइलैंड है अंडमान निकोबार का। तो अंडमान निकोबार का सबसे छोटा जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? करल्यू आइलैंड होगा। ठीक है। तो करल्यू आइलैंड आपको ध्यान रखना है सबसे छोटा होगा। हम बात करेंगे अंडमान निकोबार की जो जलवायु है बेटा वो कैसी है, क्लाइमेट कैसी है? तो यहां की जो जलवायु होगी वो आपको ध्यान रखना है, वो बेटा
उष्णकटिबंधीय होगी। कैसी होगी आपको ध्यान रखना है, उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी, क्योंकि ये गर्मी वाले क्षेत्र में आता है। उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल। ठीक है, और यहां पर जो बारिश होगी बच्चों वो बहुत ज्यादा होगी, 200 सेंटीमीटर वार्षिक रेनफॉल मेरे दोस्त यहां पर दर्ज किया जाता है। ठीक है ना। समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आई। अब बेटा मैं सारे के सारे आपको आइलैंड जो है ना वो छाप के बता रहा हूं। ये जो हम अंडमान पढ़ रहे हैं इसको हम चार भागों में तोड़ेंगे। ये जो हम अंडमान पढ़ रहे हैं बेटा इसको हम कितने भागों में, चार भागों में। और बच्चों जो हम निकोबार पढ़ रहे हैं इसको हम तोड़ेंगे तीन भागों में। तो टोटल 7 भागों में तोड़ के हम पढ़ेंगे। हम बात करें तो ये जो निकोबार है, इस निकोबार की जो हाईएस्ट पीक होगी उसका नाम आपको ध्यान रखना है माउंट थुलियर। तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, माउंट थुलियर होगी बच्चों, 642 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो माउंट थुलियर की जो हाइट है बेटा वो आपको याद रखनी है, कितने मीटर है, 642 मीटर, 642 मीटर माउंट थुलियर ऊंची है। ठीक है ना। और जो हम पढ़ते हैं इंदिरा पॉइंट, जिसको हमने बोला पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन बिंदु, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है बेटा, वो इसी निकोबार का सबसे निचला भाग ग्रेट निकोबार वहां पर स्थित है। कहाँ है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अंडमान की। बेटा ये जो अंडमान मैंने छापा है इसका नाम है उत्तरी अंडमान। इसको बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान। ठीक है, बेटा इसे बोलते हैं मिडल अंडमान, मध्य अंडमान, और इसका नाम है दक्षिणी अंडमान। इसका नाम क्या होगा, दक्षिणी अंडमान होगा। और बेटा ये है लघु अंडमान। तो अंडमान को मैंने कितने भागों में बताया था आपको कि चार भागों में, चार भागों में। ठीक है, इस तरीके से हम मेरे बेटा इनको चार भागों में तोड़ते हैं। अभी सारी की सारी बातें बता दूंगा कि भाई पोर्ट ब्लेयर कहाँ है। अभी तो मैंने आपको नाम नाम बताए हैं ना, अभी मैं आपको सारे के सारे छाप के बता रहा हूं। ठीक है, तो ये आपके चार अंडमान याद हुए, याद हुए, बिल्कुल याद हुए। बेटा हम बात करें यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप।
जिसका नाम क्या है, लैंडफॉल द्वीप है। तो याद रखना है आपको कि इस द्वीप का नाम है लैंडफॉल। इसका नाम क्या है, लैंडफॉल द्वीप है। तो आपसे कोई पूछ लेगा कि लैंडफॉल द्वीप जो है वो कौन से अंडमान का हिस्सा है, तो आप क्या बोल दोगे, उत्तरी अंडमान का हिस्सा है। कौन से द्वीप का हिस्सा है, उत्तरी अंडमान का बेटा हिस्सा है, उत्तरी अंडमान का हिस्सा है, याद रखेंगे। अब याद रखना है बेटा, उत्तरी अंडमान के अंदर ही, उत्तरी अंडमान के अंदर ही यहां पर बच्चों द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक। इसका नाम क्या है, सैडल चोटी। अब आंखों से देखते जाना और अपने आप आंसर देते जाना कि सैडल पीक कौन से अंडमान का हिस्सा होगी, उत्तरी अंडमान का हिस्सा होगी। लैंडफॉल द्वीप मेरे दोस्त क्यों कौन से अंडमान के नजदीक है, उत्तरी अंडमान। और उत्तर दिशा में हमारा सबसे लास्ट द्वीप, या हम बोल सकते हैं सबसे उत्तरी द्वीप। बच्चों इसके बाद कोई भी अपने भारत का द्वीप उत्तर दिशा में नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे सबसे उत्तरी द्वीप। इसे हम क्या बोल देंगे, सबसे उत्तरी द्वीप बोल देंगे। मजा आ रहा होगा ना ऐसे मेरे दोस्त, आंखों के अंदर सारी की सारी इमेज बनती चली जाएगी, ठीक है ना। तो सैडल पीक बच्चों हमने 732 मीटर पढ़ी, जो द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। बेटा हम बात करें तो यहां पर एक और द्वीप है, इसका नाम है कोको द्वीप। इसको हम बोलते हैं कोको आइलैंड। और कोको आइलैंड भारत का नहीं है बेटा, ये कोको आइलैंड है म्यांमार का, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ लूं कि म्यांमार का कौन सा आइलैंड भारत के नजदीक है, आप बोलेंगे म्यांमार का कोको आइलैंड। और कोको आइलैंड बच्चों किसके नजदीक है, आप बोलेंगे उत्तरी अंडमान के नजदीक है। अब हम बात करें तो ये जो हमारा लैंडफॉल द्वीप है, ये जो हमारा लैंडफॉल द्वीप है, और बच्चों ये जो कोको आइलैंड है, ये एक दूसरे से अलग होंगे। और बेटा ये एक दूसरे से जो अलग होंगे ना, तो इनको अलग करने वाले चैनल को बोलते हैं कोको चैनल। क्या बोलते हैं इसको हम, कोको चैनल बोलते हैं। तो इसका नाम आप लोगों को याद रखना है, ये लीजिएगा। तो इसका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका नाम है बेटा कोको चैनल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कोको चैनल किसको किससे अलग करता है, तो हम बोल देंगे कि कोको चैनल कोको आइलैंड को अलग करता है बेटा लैंडफॉल आइलैंड से। कौन से आइलैंड से, लैंडफॉल आइलैंड से, ठीक है ना। यहां तक चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई। बेटा अब हम बात करेंगे इसी सैडल पीक के ठीक नीचे, अच्छा हमारे दो तीन और आपको आइलैंड यहां पे ध्यान रखने हैं। एक आइलैंड बेटा आपको यहां पे याद रखना है अपना, इसका कलर दूसरा बदल लेता हूं। एक आइलैंड आपको यहां पे ध्यान रखना है, एक आइलैंड बेटा आपको यहां याद रखना है, एक आइलैंड बेटा आपको यहां याद रखना है, ठीक है ना। देखिएगा हम बात करें तो इसका जो नाम है वो नारकोंडम है। नारकोंडम हमने पढ़ा ना, डोरमेंट वोल्केनो, बेटा वो यहां पे है नारकोंडम।
अब आंखों से देखते जाना कौन सी चीज कहाँ है, और जब भी पेपर में पूछे तो अपने आप बता देना कि भाई साहब नारकोंडम कहाँ है, सैडल पीक कहाँ है, लैंडफॉल द्वीप कहाँ है। तो ये आपका नारकोंडम होगा, डोरमेंट वोल्केनो। बेटा ये जो आइलैंड है इसका नाम है साउंड। इसको हम कौन सा द्वीप बोलते हैं? इसको सर हम बोलते हैं साउंड द्वीप। कौन सा द्वीप बोलते हैं इसको? साउंड द्वीप बोलते हैं। और बेटा ये जो द्वीप है आपका, इसको बोलते हैं इंटरव्यू द्वीप। इसको कौन सा द्वीप बोल देंगे? इसको हम इंटरव्यू द्वीप बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इंटरव्यू द्वीप हम इसे बोल देंगे। यहां तक चीजें क्लियर हुई? चलेगा। आज का मेरे दोस्त समय होता है कंप्लीट, और बाकी सारे के सारे आइलैंड को बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और इसी तरीके से मैं आप लोगों को बता के चलूंगा कि भाई इस मध्य अंडमान के पास कौन से नेशनल पार्क हैं, दक्षिणी अंडमान के पास क्या है, लघु अंडमान के पास क्या है, ठीक है। एक दूसरे से जो ये अलग होते हैं वो कौन से चैनल से अलग होते हैं। भारत का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा होगा? लैंडफॉल द्वीप होगा, जो किसके नजदीक होगा? उत्तरी अंडमान के नजदीक होगा। साउंड द्वीप और इंटरव्यू द्वीप किसके बीच है? उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच है। बेटा नारकोंडम द्वीप जो है वो उत्तरी अंडमान के पूर्व में होगा। कहाँ होगा? पूर्व में। बच्चों ये कोको चैनल जो है ये म्यांमार और भारत के द्वीपों को एक दूसरे से अलग करता है। म्यांमार के उस द्वीप का नाम है कोको आइलैंड, और भारत के द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप। तो लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप एक दूसरे से अलग होंगे, किससे? कोको चैनल से। ठीक है ना? ठीक है मेरे दोस्त, आज के लिए इतना सा ही। बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो सारे के सारे आइलैंड को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और जितनी भी बातें मैंने नई नई आपको बताई है, जिसमें करलियो आइलैंड मैंने आज आपको बताया है कि सबसे छोटा आइलैंड है अंडमान निकोबार का, तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना है।